नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए की सरकार बन गई और अब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ भी ले ली है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में इस बार भी कुछ बदलाव देखने को मिले, जैसा कि हर बार चुनाव के बाद देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि किसको कौन सा मंत्रालय या फिर क्या पद मिल जाएगा, जिसको लेकर सियासी गलियारों में जमकर खिचड़ी भी पक रही है। ऐसे में जेपी नड्डा को लेकर जो सवाल उठे हैं वो काफी ज्यादा अहम है कि अगर जेपी नड्डा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है तो अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जिसके नाम पर मुहर लगेगी। तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं और किन किन नामों को लेकर सियासी बाजार गर्म है, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। साल 2014 से हर 5 साल के बाद चुनाव और बीजेपी के संगठन में बदलाव का सिलसिला चलता रहा है। हर बार रिले रेस की बैटन देने की एक सिमेट्री रही है। पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है, मौजूदा अध्यक्ष को काबीना मंत्री बनाया जाता है, फिर पार्टी अध्यक्ष पद की बैटन नए नेता को दे दी जाती है। अब तक ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे ताकतवर नेता अमित शाह के करीबी और विश्वास पात्र रहे हैं। तो इस बार क्या होने वाला है? साल 2014 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने राजनाथ सिंह को केंद्र में गृह मंत्री बनाया। तब अध्यक्ष पद की कमान अमित शाह को दे दी गई। शाह के जमाने में पार्टी का संगठित ढांचा भी मजबूत हुआ और स्थिति भी। साल 2019 के चुनाव में उनके अध्यक्ष रहते जब पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली तो वो भी केंद्र की नई सरकार में गृह मंत्री बनाए गए। इसके बाद अध्यक्ष पद की बैटन जेपी नड्डा को दे दी गई। नड्डा ने बखूबी ये जिम्मेदारी संभाली। वो मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी भी थे और भरोसेमंद भी। अब जबकि वो इस बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं तो जाहिर है कि पार्टी का अध्यक्ष पद अब किसी नए नेता को दिया जाएगा। हालांकि इस चुनाव में पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, तो ये देखना होगा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में पार्टी की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। जो भी होगा उसकी सबसे बड़ी खासियत ये जरूर होगी कि वो मोदी और शाह का खास और भरोसेमंद हो। बीजेपी में कई नामों की चर्चा भी होनी शुरू हो चुकी है। कई नाम मीडिया के जरिए बाहर भी आ रहे हैं। किन नामों की हो रही है चर्चा? अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को नए मंत्री परिषद से बाहर रखा जाना पार्टी संगठनात्मक ढांचे में उन्हें शामिल किए जाने की संभावना की तरफ इशारा करता है। क्या वो पार्टी के शीर्ष पद को संभालेंगे या अभी बस कयासों के बीच एक कयासी है? हालांकि दो और नामों की भी खूब चर्चा हो रही है और दोनों ही मोदी शाह के भरोसेमंद कोटरी के अभिन्न सदस्य हैं और पार्टी के संगठन के कामकाज को लंबे समय से देख रहे हैं। यह है पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और यूपी के बाद कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके सुनील बंसल। जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस साल जनवरी में ही खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 6 महीने का विस्तार दिया गया। अब उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो जाएगा। क्या अनुराग ठाकुर संगठन में जाएंगे? क्योंकि नड्डा हिमाचल से ही आते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में आते ही इस राज्य से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के दूसरे ताकतवर नेता अनुराग ठाकुर के मंत्रिमंडल में प्रवेश पर रोक लग गई। अनुराग पिछले कार्यकाल में पहले राज्य मंत्री थे, फिर सूचना प्रसारण मंत्री के साथ खेल मंत्री रहे। वो मोदी के करीब रहे, लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल के बाहर रखे जाने पर यह संभावना जाहिर की जा रही है कि वो पार्टी के संगठन में अहम स्थिति में जा सकते हैं। वो 5 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं, लिहाजा कहना चाहिए कि उनके पास अपार संसदीय और सियासी अनुभव भी है। वैसे तो स्मृति ईरानी भी इस बार मोदी सरकार में शामिल नहीं की गई है। हालांकि वो अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से 1,60,000 से अधिक मतों से हार गई, लेकिन वो ऐसी नेता है जिन्हें हमेशा मोदी के करीब माना जाता है। जब भी विपक्षी पिछले 5 सालों में मोदी पर कोई हमला करते थे, कोई निशाना साधते थे, तो सबसे पहले पलटवार और उन्हें निशाने पर लेने का काम अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी का ही होता था। वहीं दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर करीबी मुकाबले में हारने वाले भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर भी हार के बाद मंत्री नहीं बन सके हैं। वो भी भाजपा संगठन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा भी कि
वो भारत को आगे ले जाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पहले की तरह ही अथक परिश्रम करते रहेंगे। माना जा रहा है कि उन्हें केरल में पार्टी संगठन की भूमिका मिल सकती है। दो नाम जो सबसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि ये चर्चा पहले से भी थी कि नड्डा इस बार केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, लिहाजा उनकी जगह अध्यक्ष पद के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा था। लेकिन ये सभी मोदी सरकार के तीसरे टर्म वाले मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लिहाजा पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है उसमें इन नामों को अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखा गया है। अब आइए बात करते हैं पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल की, जिन्हें अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तावड़े पहले मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे, महाराष्ट्र से आते हैं, फिर उन्हें पार्टी में संगठन में लाया गया। वो बिहार के प्रभारी रह चुके हैं और कई और भूमिकाओं में काम करते रहे हैं। वहीं सुनील बंसल पर जमाने में यूपी में बीजेपी के ताकतवर प्रभारी थे। तब कहा जाता था कि यूपी में टिकट बंटवारे से लेकर पर्दे के पीछे तमाम ऑपरेशनों में उनका हाथ होता था। उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह खास तौर पर यूपी में लेकर आए थे। इसके बाद उन्हें बंगाल और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो जहां संगठन के कामों में माहिर हैं, बल्कि संगठन को बखूबी संभालने का अनुभव भी उन्हें है। हालांकि यूपी में उनका रहना पार्टी में ही कई दिग्गज नेताओं को चुभता भी रहा है। वैसे ही कहना चाहिए कि इसी महीने के आखिर तक बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को चुन लेगी। इसमें आगामी चुनावों के साथ पार्टी को फिर नए तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुकाबले सीटें नहीं मिली है। लिहाजा इस बार पार्टी संगठन में व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। एक तरफ तो जेपी नड्डा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने लॉन्ग टर्म फायदा देखते हुए पंजाब में बड़ा दांव भी खेल दिया है। दरअसल पीएम मोदी हर बार अपने फैसलों से सबको हैरान करते हैं। एक ऐसा ही सरप्राइज एलिमिनेट 9 जून को सामने आए मोदी सरकार की कैबिनेट की तस्वीर में नजर आया। पीएम मोदी और बीजेपी में मोदी 3.0 सरकार में कई चेहरे आश्चर्यजनक तौर पर अपनी जगह बनाते दिखे। उनमें दो ऐसे चेहरों को भी जगह मिली जो लोकसभा चुनाव हार गए हैं। सबसे हैरतअंगेज रहे नामों में पंजाब के लुधियाना से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू और तमिलनाडु के नीलगिरी के उम्मीदवार एल मुरुगन माने का रहा। कांग्रेस छोड़कर आए बिट्टू को मिला मंत्री पद। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वो लुधियाने से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वरिंग से हारे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने भावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए हारने के बावजूद पंजाब में एक जेट सिख चेहरे पर दांव लगाया। किसान राजनीति और पंजाब में बिट्टू बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे एल मुरुगन डीएमके के ए राजा से हारे थे। तमिलनाडु में बीजेपी अपने मिशन साउथ को ध्यान में रखते हुए पूर्व अध्यक्ष को फिर से मौका देकर दक्षिणी राज्य में एक संदेश देना चाहती है। बिहार में बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश दुबे को आगे किया है। राज्यसभा से आने वाले दुबे प्रदेश में नई पीढ़ी के नेता माने जाते हैं। झारखंड से संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी को मौका मिला है। सेठ मूल रूप से यूपी से हैं। वो इससे पहले एसपी से राज्यसभा सांसद रहे। रांची से बीजेपी से जीत सेठ को पार्टी ने इनाम दिया है, जबकि अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की राष्ट्र उपाध्यक्ष रही हैं। उन्हें महिला कोटे से जगह मिलना माना जा रहा है। यूपी से कमलेश पासवान का नाम भी अचानक सामने आया, जो 4 बार के सांसद हैं और बीजेपी का जुझारू चेहरा माने जाते हैं। आंध्र की नरसापुर सीट से जीते श्रीनिवास वर्मा बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से उठते हुए यहां तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से पहली बार सांसद बने तोखन साहू पहली जीत के बाद सीधे सरकार में शामिल हुए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोदी 3.0 ने जिस तरह से सभी को साथ देने आगे बढ़े हैं वो काफी दिलचस्प रहा। लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि किसको कौन सा पद मिलेगा और कौन सा मंत्रालय। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।